हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के बारे में पढ़ाऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में ये मेन टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर्स, then Cartesian rectangular components of electric field due to a point charge, then principle of superposition of electric fields, continuous distribution of charge, and electric field intensity due to a uniformly charged ring or circular loop. चलिए आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज स्पेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट बाय अदर स्मॉल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोलते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक सोर्स चार्ज है। लेट अस से हमारे पास एक सोर्स चार्ज है जिसको हमने लिखा है प्लस क्यू से, और लेट अस से ये सारी जो है इसकी फील्ड है। ये सारी क्या है? इसकी फील्ड है। मतलब अगर इसकी फील्ड के अंदर पार्टिकल होगा तो उसको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी इस चार्ज की वजह से। अगर इस फील्ड के बाहर होगा तो फिर फोर्स जो है वो नहीं लगेगी। सपोज करिए तो टेस्ट चार्ज है जो कि फील्ड के बाहर है, आउटसाइड है। तो देखिए आउटसाइड है तो ना तो प्लस क्यू नॉट पे इंटरेक्ट कर पाएगा, ना क्यू नॉट प्लस क्यू पे इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो अभी तो फील्ड का कोई मतलब नहीं है। सपोज करिए जो चार्ज है वो फील्ड के अंदर है, यहाँ पे। अब ये जो सोर्स चार्ज है ये फोर्स लगा सकता है इस पे, ये फोर्स फील कर सकता है। सो इसलिए देखिए डेफिनेशन क्या है? स्पेस अराउंड पॉइंट चार्ज, देखिए स्पेस अराउंड पॉइंट चार्ज विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। विद इन विच मतलब जहां तक इसका जो इफेक्ट है दैट इज बीइंग फेल्ट बाय सम टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए सोर्स चार्ज क्या होता है? द पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो बनाई है, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। और जो टेस्ट चार्ज है वो क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज। ध्यान देना है कि ये जो टेस्ट चार्ज है दैट शुड बी इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, कि बहुत स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज। इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। और ये जो टेस्ट चार्ज है ना बच्चों, इस टेस्ट चार्ज पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या करते हैं? मेजर करते हैं। इस टेस्ट चार्ज पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेजर करते हैं। अब देखिए मेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही एक ही बात है, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्टैटिक चार्ज, क्योंकि आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं? रेस्ट पे। क्या होते हैं? रेस्ट पे। तो इसलिए वो कह रहा है कि ड्यू टू अ स्टैटिक चार्ज एट अ पॉइंट is defined as the force experienced by test charge due to this source charge at that point। तो देखिए क्या डेफिनेशन बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, इसको हम कैसे लिखते हैं? ई, कैपिटल ई एंड ऊपर वेक्टर, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो। क्योंकि मैंने आपको यही समझा दिया था कि जो क्यू नॉट है वो हमने बहुत ही छोटा लेना है, मतलब जीरो तो नहीं है बट अप्रोचेस टू जीरो, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या है? डेफिनेशन है। दैट इज इट इज, या आप सिंपल लैंग्वेज में कह दीजिए इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या फिर इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। हियर क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो। पहले तो ये है कि क्यू नॉट जीरो क्यों होना चाहिए? वाई? क्यों जीरो होना चाहिए? देखिए कैसे। देखिए Q naught approaches to zero infinitely small so that this charge may not disturb the position of source charge। अब देखिए ना, सोर्स चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है Q नॉट पे, और Q नॉट को हमने माना है कि ये अप्रोचेस टू क्या है? जीरो। अब अगर बाई चांस अगर Q भी बड़ा हो तो क्या करेगा? Q नॉट इस पे अपनी फील्ड लगाएगा, सोर्स चार्ज पे, और सोर्स चार्ज जो है वो अपनी पोजीशन से क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा, हिल जाएगा अपनी पोजीशन से।
जिससे क्या है हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे कि if test charge is large, it may exert large force on source charge and the position of source charge will change. Because of this, electric field due to source charge and test charge will change और हम इसको जो है वो मेजर नहीं कर पाएंगे। That's why we take test charge approaches to zero। ठीक है, अब देखिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। देखिए फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, SI में, न्यूटन में। चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम में। ठीक है, तो क्या बना, न्यूटन कूलम इनवर्स, ये इसके यूनिट बने। एक और यूनिट्स होते हैं पर वो मैं आपको बाद में बताऊंगी और मैं वहां पे आपको रिकॉल भी करा दूंगी कि न्यूटन कूलम इनवर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स होते हैं। चलिए, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसे। अब देखिए फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल लिखेंगे हम, सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म में, F इक्वल टू क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज नहीं है, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, और जो क्यू नॉट का होता है दैट इज ए टी। ये मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आपने भी सीखना है कि क्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला ए टी है, तो आप ऊपर आई बटन पे हिट कर सकते हैं। चलिए, कम टू द टॉपिक। E इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। एफ का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू और क्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला ए टी। तो अब देखिए इस ए टी को हम जो है वो ऊपर लेके जाएंगे। सो एम एल टी ऊपर जाएगा, यहाँ प्लस वन है, ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, और टू माइनस वन इज माइनस थ्री, एंड ए यहाँ पे डिनोमिनेटर में वन है, और जब जैसे ही ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। सो ये है डायमेंशन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए आगे देखिए। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो उसके लिए देखिए दो केसेस है हमारे पास। नंबर एक केस है कि जब सोर्स चार्ज क्या हो, ओरिजिन में, और नंबर सेकंड केस है जब सोर्स चार्ज जो है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन हो, ओरिजिन से दूर हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोर्स चार्ज इज एट ओरिजिन। सो लेट्स जस्ट कंसीडर वी हैव कोऑर्डिनेट सिस्टम O X Y Z, और यहाँ पे हमने एक सोर्स चार्ज लिया है कहाँ, ओरिजिन पे। सो अब सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किस पे करनी है, किसी चार्ज पे करनी है। तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है सोर्स चार्ज की, तो कहाँ करेंगे। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो आप नहीं होंगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगी, मीन्स आप होने चाहिए वहां पे, तभी मैं आपको पढ़ा पाऊंगी। तो वही सेम यहाँ पे है कि सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है किस पे, टेस्ट चार्ज पे। टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट P पे है, और इस टेस्ट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर जो है वो ओरिजिन से है। अब देखिए, so let us consider static charge at origin O, that Q naught is the test charge placed at point P at a distance R from origin O in the electric field of Q। और किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये, Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में है, क्योंकि बाहर होगा तब तो मेजर कर नहीं पाएंगे। ठीक है, so the force experienced by test charge Q naught due to charge Q। चलिए कूलम्स लॉ लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, एफ नॉट सॉरी एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो पहले हम फोर्स का पता करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे और वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए एफ वेक्टर इक्वल टू कूलम्स लॉ लगाएंगे अब हम। तो क्या है, एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, कैपिटल क्यू, दो चार्जेस हैं, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर स्क्वायर, और जो यूनिट वेक्टर है वो है आर कैप। आर कैप जो कि क्या बताता है, डायरेक्शन। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो एफ वेक्टर की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसे पुट करेंगे ना हम लोग, 1/4 नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप डिवाइडेड बाय ये वाला टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट जो है कैंसिल हो जाएगा, एंड द रिजल्ट विल बी 1/4 नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो वैल्यू है वो है ये 1/4 नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि टेस्ट चार्ज क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
तो ये है हमारी वैल्यू जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, सोर्स चार्ज पे, और नंबर 2 डिपेंड कर रही है डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम सिंपल इसको लिखेंगे 1/4πε0 q/r², क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है 1। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये कहती है कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। तो आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो हमारे पास जो नॉर्मल जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में जो वैल्यू है वो मिलेगी ये। अब देखिए ग्राफ देख लेते हैं थोड़े से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर स्क्वायर में। ये देखिए ये ग्राफ है, ये ऐसे होगा, ना तो आप इसको वाई एक्सिस पे जोड़ेंगे ना आप इसको एक्स एक्सिस पे जोड़ेंगे, आप टच नहीं करेंगे इसको, ये ध्यान देंगे, ठीक है। और दूसरा देखिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और 1/r² में है, जो कि क्या है स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन रेडियली आउटवर्ड्स। और देखिए यहाँ पे ये ग्राफ देख लिया हमने, और यहाँ पे एक चीज और देखिए आप कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, अलोंग ओ पी, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स। तो अब देखिए यहाँ से एक और बात हमें पता चलती है कि अगर r जो है वो इंफिनिटी हो जाए, r जो क्या हो जाए इंफिनिटी, तो E देखिए क्या बनेगा 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या हो जाता है 0। तो अगर r इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो E किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो इस चीज का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है देखिए पॉइंट चार्ज हैज इनफाइनाइट रेंज। चलिए आगे देखते हैं। When source charge is away from the origin, so let us consider a coordinate system O x y z. Let us say source charge इस बार कहाँ है पॉइंट A पे, और सोर्स चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1 वेक्टर। और हमने क्या मेजर करनी है, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे मेजर करनी है, टेस्ट चार्ज पे। लेट अस से टेस्ट चार्ज कहाँ है पॉइंट B पे, और टेस्ट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r2 वेक्टर। अब देखिए कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज q नॉट, कैसे F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 q नॉट डिवाइडेड बाय दोनों में डिस्टेंस कितना है ab²। और देखिए किस पे फोर्स लग रही है q नॉट पे, कौन लगा रहा है q, तो क्या डायरेक्शन होगी r a b ऐसे। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, और ये क्या है कूलम्स में। अब देखिए यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, ये देखिए इक्वेशन 2 एंड 3 ये क्या है, ये हमने ट्रायंगल लॉ लगाई है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया है ओ ए बी में, जिसमें हमने ए बी की वैल्यू कैलकुलेट की है विच इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ट्रायंगल लॉ कैसे लगानी है अगर आपको नहीं पता है तो आप आई बटन पे हिट करके पता लगा सकते हैं, हम मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगा के हमने ए बी की वैल्यू पहले भी कैलकुलेट की है। तो देखिए ए बी वेक्टर इक्वल टू r2 माइनस r1 वेक्टर, और मैग्नीट्यूड क्या होगा r2 माइनस r1 मैग्नीट्यूड। सो अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो देखिए वेक्टर क्या है ए बी वेक्टर, r2 माइनस r1 वेक्टर, और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज r2 माइनस r1। तो ये वैल्यूज हो जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए ए बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे r2 माइनस r1 होल स्क्वायर, और आर ए बी यूनिट वेक्टर की r2 माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1 मॉडुलस। तो अब देखिए ये दोनों बेस सेम है तो पावर कैन बी एडेड, तो 1/4πε0 q नॉट r2 माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1 होल क्यूब। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q एट पॉइंट P which is according to definition it is force per unit test charge, force divided by test charge। तो देखिए 1/4πε0 q, यहाँ पे क्यू नॉट भी आएगा, ठीक है आएगा ना ये वाला, और डिवाइडेड बाय ये वाला क्यू नॉट भी आएगा, तो ये जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या होगा 1/4πε0 q r2 माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1 होल क्यू। और यहाँ पे हम देखिए जो डायरेक्शन है हम लोगों की, जो डायरेक्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट इज अलोंग ए बी, दैट इज अलोंग ए बी, क्योंकि क्यू जो है वो फोर्स लगा रहा था क्यू नॉट पे, तो ये वाली डायरेक्शन होगी। चलिए ये थे हमारे पास दो केस, जब चार्ज जो है हमारा ओरिजिन पे है और जब हमारा सोर्स चार्ज ओरिजिन पे नहीं है।
आगे देखिए, द कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें कि एक पॉइंट P है, ठीक है, एक पॉइंट P है, और लेट अस से P X Y Z ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट P के, ठीक है। और ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन पे हमने लिया है एक सोर्स चार्ज। तो अब देखिए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P देखिए क्या बनेगा, आर वेक्टर होगा ना, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है, जो कि क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ डिटेल में। तो अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड, सीखा हुआ हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, पूरा ड्राइव नहीं करेंगे एक्सप्रेशन, हम सिंपली देखिए वैल्यू उठाएंगे, ये हमने किया था यहाँ पे, ये देखिए हमने वैल्यू की है E इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर, आपने ये याद कर लेनी है वैल्यू। तो हमने इस वैल्यू को जो है वो यहाँ पे यूज किया है कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा, अंडरस्टूड है, अब तो पता चल गया हमें। और ड्यू टू सोर्स चार्ज क्या होगी वैल्यू, 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब देखिए यूनिट वेक्टर की जो है, अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो हमने क्या है यहाँ वैल्यू पुट कर दी है, देखिए तो क्या बनेगा 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर और आर कैप की वैल्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आर। तो देखिए ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, तो क्या बन जाएगा, ये आर क्यूब एंड इंटू आर वेक्टर। अब देखिए r की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो देखिए इन सब वैल्यूज को हम जो है पुट करेंगे, और e को हम कैसे लिखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। देखिए आप वेक्टर्स को लिखते थे ना 11th क्लास में, ए वेक्टर को लिखना है तो हम लिखते थे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो उसी तरीके से हमने जो ई की वैल्यू लिखी है, तो देखिए ई की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, और इस साइड हम जो है पहले आर वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे विच इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उसके बाद हम लिखेंगे इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाफ आएगा ना यहाँ पे, लेकिन क्यूब में है तो क्यूब में मिला के वो क्या बन जाएगा 3/2। तो अब देखिए हम इसको पूरी वैल्यूज को जो है वो खोल लेंगे, क्यू एक्स आई कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 प्लस क्यू वाई की टर्म में लिख लेंगे प्लस क्यू जेड की टर्म में जो है हम इसको खोल के लिख लेंगे। नाउ कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ साइड्स, ये देखिए बोथ साइड्स। तो जब हमने कंपेयर किया देखिए तो क्या मिला हमें, देखिए आई का आई के साथ कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये हमें क्या मिलेगी, किसकी वैल्यू होगी, ई एक्स। अब जे की जे के साथ कंपेयर करेंगे तो ये निकल जाएगा, और बाकी जो वैल्यू हमारे पास रहेगी वो किसकी होगी, ई वाई की। अब के की वैल्यू अगर हम के के साथ कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू है के को छोड़ के ये वैल्यू किसकी होगी, ई जेड की। तो देखिए बहुत आसान था, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, इसमें हमने पहले पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है, फिर हमने ई को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखा है, आर कैप को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखा, और हमने क्या किया है बोथ साइड्स में कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के को कंपेयर कर लिया है, और हमारे पास ये जो है वो वैल्यूज आ गई हैं। तो देखिए फॉर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, कि x y और z जो है वो क्या हो, सेम हो, सपोज x भी 1 है, y भी 1 है, z भी 1 सेंटीमीटर है, सपोज कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए बाकी सभी वैल्यूज तो सेम है, 1/4πε0 सेम है, ये नीचे जो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2 ये भी सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंट है एक्स वाई जेड। और अगर ये भी सेम हो जाते हैं
तो Ex इक्वल टू Ey हो जाएगा और Ey इक्वल टू Ez हो जाएगा, मतलब तीनों वैल्यूज भी सेम हो जाएंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। और क्या कंडीशन है स्फेरिकली सिमेट्रिक की, कि इफ x इक्वल टू y इक्वल टू z देन Ex इक्वल टू Ey इक्वल टू Ez, which is called as spherical symmetric property of electric field। चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए हमने कूलम फोर्स में भी ये टॉपिक किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम फोर्स। अब यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो देखिए इसके लिए क्या डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ चार्ज, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ चार्ज ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस एट दैट पॉइंट। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, सपोज करिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है O X Y Z और इसमें हमने चार्जेस कंसीडर किए हैं, लेट अस से Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू सो ऑन Qn। बट देखिए अपनी सुविधा के लिए हमने पेज पे सिर्फ Q1, Q2 और Qn ही शो किए हैं, क्योंकि बाकी हम शो कर भी लें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा डायग्राम बन जाएगा। तो n यहाँ पे 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, पर हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको जनरलाइज कर दिया है, मतलब Q1 कंसीडर किया है, Q2 एंड सो ऑन Qn। मान लीजिए Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, Q3 का पोजीशन वेक्टर होगा R3 वेक्टर, एंड इस तरीके से करते करते हम पहुंचेंगे Qn पे और उसका पोजीशन वेक्टर है Rn वेक्टर। और लेट अस कंसीडर अ टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P whose position vector is R0। अब इस टेस्ट चार्ज पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट करनी है Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, और उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जैसे कि हमने कूलम फोर्स के केस में किया था। तो देखिए लेट अस कंसीडर n चार्जेस Q1, Q2 up to so on Qn such that their position vectors R1 vector, R2 vector up to so on R1 vector। Let Q naught is the test charge on which the net electric field due to n charges is to be calculated। कि Q naught एक ऐसा टेस्ट चार्ज है जिसमें हमने सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। Let the position vector of point P is R naught vector। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट चार्ज Q naught ड्यू टू Q1 is E1 वेक्टर 1/4 pi epsilon naught Q1। देखिए ना Q1, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अभी किया था ना हमने पीछे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो देखिए वैल्यू क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये नीचे जो वैल्यू आई हुई है ये देखिए 1/4 pi epsilon naught Q R2 minus R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 minus R1 Q। तो यही वैल्यू जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे कि देखिए E1 वेक्टर इक्वल 1/4 pi epsilon naught Q1, R नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर, सॉरी R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R नॉट माइनस R1 होल क्यूब। सिमिलरली हम E2 लिखेंगे 1/4 pi epsilon naught Q2, E2 है तो Q2 R नॉट माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R नॉट माइनस R2 होल क्यूब। तो सिमिलरली ऐसे करते करते हम पहुंचेंगे En पे, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कौन लगा रहा है, Qn चार्ज किस पे, Q नॉट पे। तो देखिए 1/4 pi epsilon naught Qn R नॉट माइनस Rn वेक्टर डिवाइडेड बाय R नॉट माइनस Rn होल क्यूब। तो इन वैल्यूज को हम जो है वो इस रिलेशन में आप पुट कर देंगे। इट इज द वेक्टर सम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट इज कॉल्ड अ वेक्टर सम। तो देखिए ये वैल्यूज हमने यहाँ पे सारी पुट कर दी। तो दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने सुमेशन की फॉर्म में लिखना है तो देखिए 1/4 pi epsilon naught क्या है, कॉमन है, हमने सुमेशन से बाहर निकाल लिया और सुमेशन की लिमिट हमने लगाई I इक्वल टू 1 to n। अब देखिए Q की वैल्यू यहाँ चेंज हो रही है तो QI आ गया, R नॉट फिक्स्ड है तो R नॉट लिख दिया, माइनस R1, R2, R3 की वैल्यू चेंज हो रही है तो RI डिवाइडेड बाय R नॉट माइनस RI होल क्यूब। तो ये था सुमेशन फॉर्म में, अगर आप चाहें तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं। और अगर एग्जाम में सिर्फ पूछा है कि डिस्कस द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ तक लिख सकते हैं आप। अगर उन्होंने शो दैट या प्रूव दैट करके पूछा है कि इलेक्ट्रिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, तो क्या करिए आप यहाँ तक कैलकुलेट करिए और इस फॉर्मूला को एज सच जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है आप उतार के लिख सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कैसे, a system of closely spaced electric charges called continuous charge distribution, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें चार्जेस जो है वो क्लोजली स्पेस्ड है। देखिए क्लोजली स्पेस्ड, बिल्कुल उनमें जो है वो स्पेस दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कितने चार्जेस हैं, मतलब हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। और हमें वो सिस्टम जो है वो कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कॉन्टिन्यूस है सब कुछ, कोई गैप ही नहीं है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। So it means a system in which charge is uniformly distributed over the conductor, जिसमें चार्ज जो है वो uniformly distributed है। In such a type of distribution, infinite charges are closely spaced। देखिए पहले ही उसने बोल दिया infinite charges, मतलब infinite charges means cannot we cannot count the charges, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए एक नोट है बहुत अच्छा सा, एट मैक्रोस्कोपिक। देखिए मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, जिसको हम नॉर्मली देख सकते हैं, नॉर्मल आई से हम देख सकते हैं, जैसे मेज है, कुर्सी है, लैपटॉप है, आपके हाथ में मोबाइल है, ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। या छोटी चीजें भी जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही आती हैं। So in at macroscopic level, the charges are imagined to be continuously distributed। मतलब ये जो continuous charge distribution है ये कब हमने कंसीडर करनी है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। कब कंसीडर करनी है, मैक्रोस्कोपिक में। जब हम मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, देखिए माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता क्या है, माइक्रोस्कोपिक होता है कि जिसको हम नॉर्मली भी नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं या फिर हम जब प्रोटॉन्स की बात करते हैं, हम कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं, जो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी बात करते हैं, तो मीन्स हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। मतलब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं पर हम उनको देख नहीं पा रहे, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं करते हम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में हमारे पास आता है क्वांटाइजेशन, हमने किया था ना, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो मतलब हम जो है वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें कि जो चार्जेस हैं वो काउंटेबल हैं, जिसमें हम चार्जेस को जो है वो क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए, at macroscopic level charges are imagined to be continuously distributed because at microscopic level there are large number of charges and practically at this stage it's not possible to count the number of charges, so quantization is ignored। मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू एन ई, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। और अगर 10 चार्ज हैं, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया और चार्ज निकाल लिया। 10 के साथ किसको मल्टीप्लाई किया, 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो बेसिक चार्ज। पर यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कितने चार्जेस हैं, तो क्वांटाइजेशन जो है यहाँ पे क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक लाइन में भी हो सकती है, मतलब 1 डायमेंशन भी हो सकती है, सरफेस पे भी हो सकती है, मीन्स 2 डायमेंशन भी हो सकती है, और वॉल्यूम पे भी हो सकती है, मीन्स 3 डायमेंशन भी हो सकती है। इफ चार्ज varies linearly along the length of the conductor, it is called linear charge distribution। अगर चार्ज जो है किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब 2 डायमेंशन सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम कहते हैं वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और अगर चार्ज जो है वो वॉल्यूम के ऊपर है, जैसे सपोज करो कोई क्यूब ले लिया हमने, क्यूबॉइड है हमारे पास, ठीक है, तो हमने जब ले लिया है इसको, तो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो तब हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, and it is denoted by lambda। So lambda equal to charge divided by length। तो यूनिट्स क्या बनेंगे, चार्ज के कूलम और लेंथ के मीटर, तो कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको हम लिखते हैं सिग्मा से, एंड इट इज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। ये थी चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, तो ऐसा यूनिट कूलम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। अब देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इट इज डिनोटेड बाय रो, एंड वैल्यू इज Q डिवाइडेड बाय V। Q के यूनिट्स जो है वो कूलम, और वॉल्यूम को हम मापते हैं मीटर क्यूब में।
तो ये देखिए ये जो है ऐसे यूनिट्स बनेंगे किसके, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये था कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए देखते हैं अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो यूज कहाँ हो रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसके लिए नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो पहले हम वन डायमेंशन की बात करते हैं, 1D की। तो इसके लिए सपोज करिए हमने एक कोई वायर ले ली है ए बी, ठीक है, जिसके ऊपर क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यू चार्ज, तो यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनके जो स्पेस है वो नहीं, अभी तो मैं बता नहीं ना पा रही आपको। सपोज करिए वो बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड हैं, उनमें स्पेस ना के बराबर है। Let lambda is the linear charge density of the wire. ठीक है, अब देखिए ये एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और कॉन्टिन्यूस में जो हम चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, हम उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब हमें पता ही नहीं है कितने चार्जेस हैं तो हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं वायर पे। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL, ऑफ लेंथ DL। सपोज करिए यहाँ पे ये ले लिया हमने DL, लेंथ एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए चार्ज ऑन दिस एलिमेंट इज, देखिए लैम्डा क्या होगा, लैम्डा क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, अभी पढ़ा हमने। अब जब लेंथ DL है तो DL पे चार्ज कितना होगा, DQ। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो कितनी आएगी चार्ज की वैल्यू, लैम्डा इंटू DL। तो ये देखिए लैम्डा इंटू DL। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज जो हमने कहाँ लिया है, पॉइंट P पे एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दिस लेंथ एलिमेंट। तो देखिए electrostatic on a test charge Q naught placed at point P at a distance R from the length element is dF। स्मॉल फोर्स लेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है। तो dF वेक्टर इक्वल टू कूलम्स लॉ लगाएंगे। देखिए हम कौन सी लॉ लगाएंगे यहाँ पे, कूलम्स लॉ। तो कूलम लॉ जब हमने लगाई तो हमने देखा 1/4 दो चार्जेस क्या है, यहाँ पे क्या चार्ज है, DQ, और ये चार्ज है Q नॉट। सो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है R, so R स्क्वायर, और जो डायरेक्शन है दैट विल बी गिवन बाय R कैप। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू होल वायर। अब देखिए कैसे करेंगे, F वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DF, इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वायर की वजह से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो यहाँ पे निकल आएगी। तो देखिए DF की वैल्यू पुट करिए। अब देखिए DQ की वैल्यू क्या थी, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 DQ की वैल्यू यहाँ पुट करिए, लैम्डा इनटू DL। अब कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए Q नॉट टेस्ट चार्ज कांस्टेंट है बाहर, ओवर 4πε0 ये भी कांस्टेंट है, और जो इंटीग्रेशन के अंदर है वो लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट ए डिस्टेंस आर इज ई वेक्टर इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो हम यहाँ पे क्या है, एफ की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और ये जो क्यू नॉट है ये इस क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी कि 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। सो लेट अस कंसीडर वी हैव 2 डायमेंशनल बॉडी, जिसका कि सरफेस जो हमने है उसको एस से शो किया है, और लेट अस से हमने एक स्मॉल सरफेस लिया है ds, क्योंकि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। बड़े से सरफेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हैं और चार्जेस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, मेथड यहाँ पे क्या अपनाते हैं, हम यहाँ पे छोटा सा एक जो है वो एलिमेंट ले लेंगे, एरिया एलिमेंट ds, और यहाँ से हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे Q नॉट एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दिस एरिया एलिमेंट। और हमें पता है सिग्मा क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। देखिए चार्ज क्या है यहाँ पे, dq स्मॉल पे, तो एरिया कितना है ds। तो सिमिलरली चार्ज क्या निकल आएगा यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा इंटू ds। सो लेट अस से स्मॉल फोर्स
एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट। चलिए कूलम्स लॉ लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू होल सरफेस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, फिर यहाँ पे हम डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और क्यू नॉट जो है वो इस क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या है, हमने एक 3 डायमेंशनल वॉल्यूम लिया है जिसमें हमने एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लिया है और बाकी प्रोसीजर बच्चों सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो क्या होगी, रो डी वी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे और जैसे कि हमने 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के लिए किया, यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम मेथड फॉलो करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये थी हमारे पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब हम आगे देखिए, आगे हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग और सर्कुलर लूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, लेट अस कंसीडर वी हैव यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग जिसका रेडियस है स्मॉल a और रिंग है 1 डायमेंशनल केस है ये। तो यहाँ पे जो है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी मिलेंगे लैम्डा से। Let us say lambda is the linear charge density of the ring. Let P is the point on the axis of the ring at a distance x from the center of the ring. क्या हमने एक पॉइंट P लिया है जो एक्सिस पे है। एक्सिस क्या होता है, जो सेंटर से पास करता है। ठीक है, तो एट ए डिस्टेंस x पे लिया है हमने सेंटर ऑफ द रिंग से। सो लेट अस कंसीडर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट। वही देखिए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मेथड अपनाया है यहाँ पे, क्योंकि ये भी क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। मतलब ये भी जो एग्जांपल है वो किसका है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया। अब आप समझ गए होंगे हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पॉइंट पी पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस एलिमेंट। फिर उसके बाद हम जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे और हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले लेट द चार्ज ऑन द एलिमेंट इज डी क्यू। कितना चार्ज होगा यहाँ पे, डी क्यू। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस एलिमेंट एट पॉइंट पी इज 1/4। तो वही वैल्यू देखो याद करिए जो हमने ड्यू टू पॉइंट चार्ज की थी, कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और क्यू क्या था, सोर्स चार्ज। तो अब देखिए डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना है, डी क्यू डिवाइडेड बाय, ये देखिए डिस्टेंस कितना है डी क्यू और पी में स्मॉल आर। तो स्मॉल आर डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल है, तो डी क्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा इंटू डी एल। आप देखिए फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये है इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जो डी ई है, ये देखिए डी ई की डायरेक्शन ये जा रही है, देखिए एंड डी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये देखिए कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा। ये देखिए तो ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा, थीटा। तो अब देखिए डीई को हम दो कंपोनेंट्स में जो है डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपको पता है ना, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वहां होता है cos थीटा, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो होती है sin थीटा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस आएगी डीई sin थीटा, सॉरी डीई cos थीटा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आएगी डीई cos थीटा और वर्टिकल एक्सिस आएगी डीई sin थीटा। अब देखिए आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कहता है कि द रिंग इज मेड ऑफ मैनी सच चार्ज एलिमेंट्स। अब देखिए हमने यहाँ पे, यहाँ जो चार्ज था डी क्यू, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, वैल्यू आई ही ये। ठीक है, अब सिमिलरली एक और होगा ऐसा एलिमेंट यहाँ पे, क्योंकि रिंग है, रिंग क्या है, एक सिमेट्री है ना। तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे भी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ये एस। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो एंगल बनाएगी थीटा। तो यहाँ पे भी एक कंपोनेंट आएगा डी ई कॉस थीटा
और इसके वर्टिकल एक कंपोनेंट आएगा डी ई साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो डी ई कॉस थीटा दो कंपोनेंट्स हैं जो सेम डायरेक्शन में, ये ऐड हो जाएंगे और डी ई साइन थीटा जो कि क्या है, अपोजिट वेक्टर्स हैं, नेगेटिव वेक्टर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी एक एलिमेंट होगा, एक यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इसके ठीक अपोजिट एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे हर बार कि डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट्स जो है वो ऐड अप होता जाएगा, ऐड अप होता जाएगा। ठीक है, और जो डी ई साइन थीटा कंपोनेंट है ये हर बार क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा और हमेशा क्या होता जाएगा, कैंसिल होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि दिस रिंग इज मेड अप ऑफ मैनी सच चार्ज्ड एलिमेंट्स every time the horizontal component dE cos theta of the electric field due to all other charged elements will be added up because they are in the same direction, and dE sin theta components of dE will be cancelled by the dE sin theta component as they are equal and opposite in direction. तो आगे देखिए, so net electric field at point P पे हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dE, जिसके ऊपर पूरे रिंग के ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे। तो dE की वैल्यू हम देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब dE की वैल्यू क्या होगी, देखिए dE, तो जो dE था ये सिंपल dE नहीं था, ये था dE cos थीटा, क्योंकि हमने जो वैल्यू है E की, क्योंकि dE को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा था, dE cos थीटा और dE sin थीटा। ठीक है, dE sin थीटा जो है वो कैंसिल हो गया और dE cos थीटा जो है वो क्या हो गया, ऐड हो रहा है हर बार। तो इंटीग्रेशन किस पे होगी, dE cos थीटा पे। dE की वैल्यू देखिए पुट करेंगे 1/4 लैम्डा dl ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, यहाँ से हम पुट करेंगे। देखिए क्या आएगी, लैम्डा dl ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और साथ में आएगा ये वाला cos थीटा। So let us find the value of cos theta from right angle triangle AOB. देखिए cos theta क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखिए यहाँ बेस क्या है, बेस है x और हाइपोटेन्यूज है r। तो देखिए क्या वैल्यू आई, x ओवर r, और r की वैल्यू हमने पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाली थी, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। r की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑलरेडी था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाफ एक और आया है, तो ये हम जब ऐड करेंगे पावर्स तो क्या बनेगी, ये देखिए एलसीएम आएगा 2 और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो 1/4 लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रेज टू पावर 3/2। ये जो टर्म्स हैं ये हम बाहर निकालेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन सिर्फ होगी लेंथ पे, क्योंकि लेंथ को तो हम देख रहे हैं बार बार, उसी को तो हम तोड़ रहे हैं, डी एल फिर डी एल, है ना। तो इंटीग्रेशन किस पे होगी, लेंथ पे। अब देखिए एक जो सर्कुलर लूप की जो लेंथ है वो क्या होती है, उसका सर्कम्फ्रेंस, है ना। सर्कुलर लूप की, सर्कल की जो लेंथ है वो होती है सर्कम्फ्रेंस एंड विच इज 2 पाई ए। अगर a रेडियस है तो कितना होगा, लेंथ जो है dl जो हमने लिखा है, टोटल लेंथ ऑफ द लूप इक्वल टू 2 पाई a। तो अब देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे हम वैल्यू और लैम्डा इंटू 2 पाई a को हम जो है वो आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो लैम्डा इंटू 2 पाई a, देखिए लैम्डा क्या था, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो इस बार लेंथ किसकी है, सर्कल की, सर्कुलर लूप की। ठीक है, तो क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, क्योंकि लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप है 2 पाई ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा इंटू 2 पाई ए को, तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल चार्ज ऑन द रिंग, ये देखिए चार्ज ऑन द रिंग दैट इज क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे कैपिटल E इक्वल टू, ये बन गया क्यू x divided by 4 pi epsilon naught x square plus a square raised to power 3/2. So this is the electric field intensity at a point due to uniformly charged ring. अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसके अलॉन्ग होगी, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रिंग, क्योंकि उसी साइड जो थे ना वो डी ई cos थीटा कंपोनेंट जो थे क्या थे, ऐड हो रहे थे। सो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रिंग। आगे देखिए स्पेशल केसेस है हमारे पास कि सपोज करिए x जो है, ये डायग्राम वही है जो मैंने पीछे बनाया हुआ है,
सपोज करिए कि जो x है वो बहुत बड़ा है a से, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मतलब रेडियस बहुत छोटा हो गया और जो पॉइंट p है वो बहुत दूर है, बहुत दूर। तो हम क्या करेंगे, a को जो है वो नेग्लेक्ट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आएगा एक्स स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर जो है वो क्या हो गया है, नेग्लेक्ट हो गया है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब यहाँ से एक एक्स जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एंड द वैल्यू विल बी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखिए याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू भी जो है वो मैच कर रही है, तो इट मीन्स ring behaves as point charge at center of the ring if the observation point is very far away from the radius of the ring। कि मीन ये जो क्या है, ये P क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर ऑफ द रिंग से बहुत दूर है तो ये जो रिंग है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह, और हमारे पास जो है वो सेम वैल्यू आएगी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से आई थी। अब देखिए नंबर 2, इफ पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सपोज करिए ये पॉइंट P उठ के यहाँ आ गया है, तो x क्या हो जाएगा, 0। तो हम देखिए यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू 0, तो टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है सेंटर ऑफ द रिंग में क्या है, 0। तो आगे देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास E की वैल्यू क्या आई थी, qx डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। तो अगर हम de बाई डी एक्स करते हैं तो 0 को करते हैं तो हमारे पास E की क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू, मीन्स E विल बी मैक्सिमम व्हेन de ओवर dx इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमने डिफरेंशिएशन जो है वो की है, d ओवर dx की डिफरेंशिएशन E की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। इसको हम ऊपर लेके -3/2। तो देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे हम कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट टाइम जो है वो हमने ये किया डिफरेंशिएशन, और सेकंड टाइम हमने इसको एज इट इज रखा और डिफरेंशिएशन किया है x का। अगर आपको ये डिफरेंशिएशन समझ नहीं आती है और आपको समझनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। और यहाँ पे जो है ये वैल्यू जब हम करेंगे पूरी कैलकुलेट तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई √2। तो मीन्स देखिए ये जो कैलकुलेशन है, हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं इस टाइम, ये कैलकुलेशन इतना मायने नहीं रखता है जितना आपको ये वैल्यू मायने रखता है कि x जब प्लस माइनस a बाई √2 होगा तो E की वैल्यू वहाँ क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये देखिए हम ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्टेंस x में, तो जब x होगा प्लस a बाई √2 या फिर माइनस a बाई √2 तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। आपको देखिए मैक्सिमम पीक, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज विल बी मैक्सिमम at a distance x equal to plus minus e by √2 from its center on the either side of the axis, मतलब किसी भी साइड, इस पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, नेगेटिव साइड भी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।